मैं सभी इन्वेस्टर का स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे कि मेरी इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग से रिलेटेड स्ट्रेटजी क्या थी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप शुरू से देखिए और लास्ट तक देखिएगा और उस टाइम देखिएगा जब आप फुर्सत में हो, न कि चलते फिरते देख रहे हैं। हो सकता है कि आप आईपीओ इन्वेस्टर हो सकता है एसएमई स्टॉक्स में आईपीओ लगाते हो, एसएमई इन्वेस्टमेंट करते हो, नॉर्मल इन्वेस्टिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, ऑफर फॉर सेल में पार्टिसिपेट करते हो, शेयर बाईबैक में पार्टिसिपेट करते हो या बल्क डील में काम करते हो। इन सब में मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये हम बात करेंगे इस वीडियो में, वो भी डिटेल से। स्टॉक मार्केट क्या है, यदि मेरे वर्ड्स में कहा जाए तो ह्यूमन साइकोलॉजी ऑन डेली डिस्प्ले। जैसे ईसीजी आपकी हार्ट बीट्स को दिखाती है, वैसे ही ये आपके इंडेक्स आपके साइकोलॉजी को दिखाता है। ये डेली डिस्प्ले पर है। जैसे जैसे साइकोलॉजी अप डाउन होती है, ये बाजार भी अप डाउन होता है। तो आप कहेंगे क्या ये साइकोलॉजी है, तो क्या इसको मैनेज नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों एक बात जान लो, ह्यूमन साइकोलॉजी 1000 साल पहले जैसी थी वैसी ही आज है और वैसी ही 1000 साल बाद में रहेगी। चाहे वो ग्रीड हो, फियर हो, होप हो, इन सब से रिलेटेड जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी कभी चेंज नहीं होगी। और साथ में हमारा ईगो यदि और जुड़ जाए तो ये मान के चलिएगा डिजास्टर से जैसा काम करता है। और स्टॉक मार्केट में यदि आप सक्सेसफुल नहीं है तो कहीं ना कहीं इनमें से कहीं ना कहीं लैकिंग कर रहे हैं, जिसके कारण सक्सेसफुल नहीं है। 1636 ट्यूलिप बल्ब मानिया, जी हाँ, वो टाइम था जब ऐसा माहौल हो गया था कि ट्यूलिप बल्ब हॉलैंड से पूरे वर्ल्ड को खरीदना पड़ेगा, उसके क्या भाव हो जाएंगे आप सोच नहीं सकते। 1929 द ग्रेट डिप्रेशन, वही माहौल था कि लोगों ने क्या हाल किया। पूछिए मत कि किस तरह से मंदी आई और कैसे वो मंदी आगे आगे बढ़ती चलेगी। 1956 लोगों के पास अनाज अपने गोदाम में भरा पड़ा रहा, लेकिन इस डर से कि अभी तो अकाल पड़ेगा, पता नहीं खाने को नहीं मिलेंगे, और लोग वैसे ही मर गए और ड्रम में पड़ा पड़ा अनाज ही खत्म हो गया, खराब हो गया, या वो पड़ा ही रह गया और आदमी चले गए। ये था 56 अकाल, जिसके नाम से आपने सुना होगा। 1992 की बात कर लीजिए, हर्षद मेहता वाली टाइम, वही ह्यूमन साइकोलॉजी थी, ग्रीड, फियर, होप और साथ ही साथ ईगो। 2000 की बात कर लीजिए, Y2K, टेक बबल एंड बस्ट की, सेम साइकोलॉजी, स्टॉक के नाम चेंज हो गए थे लेकिन साइकोलॉजी सेम इफेक्ट किए। चाहे वो 1636 का ट्यूलिप मानिया हो या आज का 2008 का रियल एस्टेट क्राइसिस हो, सभी केसेस में साइकोलॉजी तो वही थी, लेकिन स्टॉक या अंडरलाइन के नाम चेंज हुए। तो इसका मतलब साइकोलॉजी चेंज नहीं होती है और हमें इस पे विन करना होगा। होप, फियर, ग्रीड और ईगो, इनसे बाहर आना होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट सिर्फ एक ही चीज को ध्यान रखता है, वो है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। चाहे आप नए इन्वेस्टर हो चाहे पुराने इन्वेस्टर हो, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको ये जानना बहुत जरूरी है व्हाट टू डू टू बी ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट और व्हाट नॉट टू डू। ये दोनों बात आपको जाननी चाहिए, क्योंकि मार्केट डू नॉट केयर हु यू आर। मार्केट कोई केयर नहीं करता है कि आप कौन हो, कितने बड़े आदमी हो, व्हाट यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, व्हाट यू थिंक कि मार्केट क्या करेगा। मार्केट डजंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। उसको तो जो करना है वो करना है, बस आपको और हमें अपनी स्ट्रेटेजी या अपने आप को रीअलाइन करना होगा, क्योंकि हमारी ओपिनियन राइट और रॉन्ग हो सकती है, लेकिन मार्केट जो करता है वो बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि उस भाव में आपको माल मिलता है यदि मंदी है तो, और ऊंचे भाव में आपको लगता है ऊंची है तो आपको पैसा मिलता है, आप माल बेच के पैसा ले सकते हो। तो मार्केट इज ऑलवेज राइट, वी मे बी राइट और रॉन्ग। यदि कोई इंसान बहुत पढ़ा लिखा, एजुकेटेड है, पीएचडी है और अपने एरिया में या जो उसका इंटरेस्ट का एरिया है, जो उसका बिजनेस प्रोफेशन है, उसमें उसके वर्ड्स को ऑथोरिटी की तरह माना जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी डिफिकल्टी होती है कि वो जब हायर अथॉरिटी है उनकी बात को डिनाई नहीं किया सकता उनके सेगमेंट में, तो स्टॉक मार्केट में वो रॉन्ग कैसे हो जाए, और इस चक्कर में वो जनरली स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। रीजन क्लियर है क्या, कि वो सोचते हैं कि मैं इतना सक्सेसफुल, मेरी बात इतनी अथॉरिटी के साथ मानी जाती है, तो स्टॉक मार्केट में यदि मैंने कोई शेयर लिया वो टूट कैसे सकता है। यदि टूट गया तो उसका भाव जरूर आएगा, क्योंकि मैं कहीं रॉन्ग नहीं होता, यहां रॉन्ग कैसे होऊंगा। तो ये मार्केट डू नॉट केयर हु यू आर, व्हाट यू थिंक, डजंट केयर। मार्केट एक ही बात ध्यान रखता है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि डिमांड और सप्लाई का लॉ क्या कह रहा है। आज यदि मुझे कहें तो स्टॉक मार्केट जिस तरह से फैल रहा है, या लोग इसमें किस तरह से काम कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में टाइम पास कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट यदि मुझसे पूछा जाए तो नेशनल टाइम पास का एक साधन बन गया है।
कि 10 शेयर ले लेना, 10 शेयर बेचना, होना जाना कुछ नहीं है। 2-5 साल 10 साल बाद में भी आप वही 10-20 शेयरों में पड़े रह जाओगे, उनसे कुछ नहीं होना। इट इज ए सीरियस बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी। पहले आप अपना ओरिजिनल पैसा बनाएं। ओरिजिनल पैसा कहां से बनेगा? आप जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, प्रोफेशन करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, वहां से ओरिजिनल पैसा आएगा। उसको इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। ये मेन प्रोफेशन आपका नहीं हो सकता, बहुत कम लोगों का ये मेन प्रोफेशन हो सकता है। तो इसलिए इसको नेशनल टाइम पास की तरह यूज नहीं करके सीरियस प्रोफेशन या बिजनेस की तरह यूज करें, तब तो ये ठीक है। अदरवाइज कुछ लोग इसको हॉबी की तरह यूज करते हैं। तो स्टॉक मार्केट आपको वही देता है जो आप इसको मानते हैं। यदि आप इसको सीरियस बिजनेस मानते हैं तो आपको पैसा कमा के देगा, और यदि आप इसको हॉबी और टाइम पास मांगते हैं तो ये हॉबी और टाइम पास की तरह ही आपसे बिहेव करेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, हॉबी आपको पैसा देती नहीं है, आपसे पैसा लेती है, क्योंकि वो आपकी हॉबी है, खर्चा मांगती है, उसमें खर्चा चाहिए। तो स्टॉक मार्केट भी यदि आप हॉबी की तरह काम कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा पैसा लेगी, आपका टाइम पास कर देगी, आपकी हॉबी पूरी कर देगी। तो ये आप ध्यान रख लीजिए कि आपको क्या किस लिए आए हो स्टॉक मार्केट में। सक्सेसफुल होने के लिए टाइम टेस्टेड रूल होना चाहिए। ये टाइम टेस्टेड क्या होता है? रूल होना तो ठीक है, रूल्स ऐसे जो पिछले 50 सालों में प्रूव हुए हैं, पिछले 25-30 सालों में प्रूव हुए हैं कि इस तरह से इन रूल्स पे यदि मैंने काम किया है तो मैं सक्सेसफुल रहा हूं। और जब भी इनको ब्रेक किया, हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको फायदा दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में उस रूल को तोड़ने से नुकसान आपको ज्यादा होगा। तो इसलिए आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? टाइम टेस्टेड रूल्स को फॉलो करना। फॉलो करने से पहले आपको जानना होगा। वो जानेंगे कैसे? तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि वो रूल्स जो मैं फॉलो कर रहा हूं, जो पिछले 35 साल से मैं टाइम से टेस्ट करके आ चुका हूं। ऐसा नहीं है कि गलती मैंने नहीं की, स्टार्ट में वो सारी गलतियां मैंने भी की होगी जो आज आप कर रहे हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखकर आज इतनी मैच्योरिटी पे पहुंचे कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। और यदि मैं रूल्स को तोड़ के पैसा कमा भी लूंगा तो एक बात ध्यान रखना, एक बार तो कमा लूंगा, लेकिन लॉन्ग रन में नुकसान ही होगा। ये वैसा ही है कि जैसे कि आपने कभी रोड क्रॉस किया और रेड सिग्नल में भी रोड क्रॉस कर लिया। आप रोड तो क्रॉस कर जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि इसका मतलब रोड क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो रेड सिग्नल ही क्यों नहीं हो। लेकिन जरा सोचिए, 100 बार यदि आप उसी तरह से रोड क्रॉस करेंगे तो आपको क्या लगता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एक्सीडेंट कितनी होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? यदि आप ग्रीन लाइट में रोड क्रॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी शायद 1% होगी, तो उस केस में 99% होगी या 90% होगी। तो सेम स्टॉक मार्केट में है। यदि आप सक्सेसफुल रूल्स या टाइम टेस्टेड रूल को फॉलो करते हुए यदि आप कोई गलत करते हैं तो आपको एग्जिट रूट भी मिल जाएगा, लेकिन उनको ब्रेक करके यदि आपने एक बार कमा लिया तो वो आपको ऐसा बना देगा कि लाइफ में आप कहेंगे कि यार रूल तोड़ना ही ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें पैसा बचता है। फिर फाइनल राउंड जब तेजी का आता है तो उसमें वो सारे तोड़े हुए रूल से जो पैसे कमाए हैं वो ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा पैसा आपके लेके जाएंगे। इसलिए रूल बनाना, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास बैड हैबिट है। बैड हैबिट कोई भी हो सकती है, स्टॉक मार्केट में काम करना और बिना रूल्स के काम करना ये भी अपने आप में बैड हैबिट है। लेकिन इसके अगेंस्ट में हमें नई हैबिट्स बनानी होगी। लेकिन वो हैबिट बनाना इतना आसान नहीं है। फोर्सफुली आपको हैबिट बनानी होगी, लेकिन वो आसान नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग वो नहीं करते हैं जो करना जरूरी होता है। हम कहते हैं 90% फ्यूचर ऑप्शन के ट्रेडर फेल होते हैं। रीजन, यदि वो फेल हो रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं कर रहे हैं जो सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है? तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि उन रूल को फॉलो करें। और वो रूल इनिशियली आपको दिखेंगे 90% 80% लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो सब वो सक्सेसफुल भी नहीं है। फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इनिशियली आपको लग सकते हैं कि ये वो रूल्स हैं जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेंज लग सकते हैं, लेकिन दोस्तों सक्सेसफुल होने के लिए वो रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए। और मैं तो फॉलो करता हूं, क्योंकि जब भी मैं आज भी यदि कभी तोड़ देता हूं तो अल्टीमेटली मुझे रिग्रेट होता है या फिर मुझे इमीडिएट पनिशमेंट मिल जाता है कि यार मैंने रूल तोड़ा और नुकसान लग गया। तो आइए मैं मेरे रूल्स की बात करता हूं। रूल नंबर 1, आईपीओ इन्वेस्टर। एज ए आईपीओ इन्वेस्टर हमारा काम क्या है? आईपीओ लगाना और बेचना। हमारा कोई ध्यान नहीं है कि मुझे इडा अच्छा लगता है, आरबीजेड ज्वेलर अच्छा लगता है, मोतीसंस अच्छा लग रहा है या कोई खराब लग रहा है। मेरा एक ही काम है कि आईपीओ लगाना और बेचना। आईपीओ लगाया, अलॉटमेंट आया, पहले 15 मिनट में मेन बोर्ड का आईपीओ मैं बेचता हूं। मेरा टारगेट बस सिर्फ इतना सा होता है कि पहले 15 मिनट का वेटेड एवरेज जो हो वो रेट या उससे ऊपर रेट मिल जाए तो मैं मानूंगा कि मेरा डिसीजन ठीक था। यदि उससे नीचे मिलती है तो मुझे लगता है कि ये मैंने गलती कर दी, लेकिन नुकसान आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। लेकिन इंपॉर्टेंट है 15 मिनट में बेचना, चाहे आप पहले मिनट में बेचें, चाहे 14वें मिनट में बेचें या 7वें मिनट में बेचें, वो इतना अच्छा डिस्कशन आपके पास है, लेकिन आपको पहले 15 मिनट में बेचना है। दिस इज कॉल्ड माई रूल ऑफ 15, यानी कि 15 मिनट में बेचना। दूसरा रूल है एसएमई आईपीओ के लिए, वहां मैं यूज करता हूं रूल ऑफ 5। ये 5 रूल क्या है?
5 वर्किंग डे में एसएमई आईपीओ का अलॉटमेंट मुझे बेचना है, चाहे वो लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। क्लियर कट, वहां मेन बोर्ड में भी 15 मिनट में लॉस या प्रॉफिट में मुझे बेचना है। हो सकता है कि आपका लगे कि यार कल ठीक हो जाएगा, आज ठीक हो जाएगा, शाम को ठीक हो जाएगा, लेकिन रूल तोड़ेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान ज्यादा ही होगा। तो यहां सेकंड केस में एसएमई आईपीओ में 5 दिन में बेचना है। रीजन मैंने 5 दिन का रूल क्यों बनाया, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोशिश तो हम ये करते हैं पहले दूसरे तीसरे दिन ही यदि दोनों तरफ के भाव मिलते हो तब तो मैं बेच देता हूं, लेकिन वो सर्किट पे चल रहा है तो इसलिए हमें थोड़ा सा छूट देनी पड़ती है कि 5 दिन तक सर्किट चला तो चलो सर्किट में बेच दिया, या लोअर सर्किट चला और हम बेच ही नहीं पा रहे हैं तो हमने 5 दिन ले लिया। यदि वो 5 दिन की जगह 2 या 3 दिन में भी ओपन मिल जाता है, दोनों तरफ के भाव रिजनेबली मिल जाते हैं, प्राइस डिस्कवरी हो जाती है, तो मैं 2-3 दिन में भी बेच जाता हूं। जरूरी नहीं है कि मैं 5वें दिन तक वेट करूं। ये हो गया रूल ऑफ 5। तो इसका मतलब ये दोनों आईपीओ के रूल बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। अब यदि आप कभी मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं तो यदि आपने इन रूल को ब्रेक किया है तो मुझसे क्वेश्चन मत पूछें। यदि आपने रूल को फॉलो करते हुए नुकसान हो गया है तो कोई बात नहीं, इसको आपको मान के चलना है, इसलिए क्वेश्चन की मैंने कहीं कोई गुंजाइश आपके लिए छोड़ी नहीं है। दूसरी बात आते हैं ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल कई बार हम यूज करते हैं। रिसेंटली हमने एनएचपीसी का ऑफर फॉर सेल यूज किया। पहले दिन एचएनआई में हमने लगाया 69 रुपए 5 पैसे मैंने लगाया, जबकि 69 रुपए 10 पैसे वालों तक को अलॉटमेंट आ गया। चलो मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 2-5-10 पैसे में ज्यादा लगा लेता तो शायद फायदा हो जाता, पर कोई बात नहीं आया तो नहीं आया। लेकिन यदि आ गया, दूसरे दिन मैंने थोड़ा सा उछल के ज्यादा ऊंचा लिया, 72 रुपए 55 पैसे में मैंने लिया, लेकिन हमें अगले 15 मिनट में बेचना है। किस दिन? जिस दिन अलॉटमेंट आया नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में 15 मिनट में बेचना है। और लकीली इस मैटर में हमारे साथ क्या हुआ कि नेक्स्ट सैटरडे था और फ्राइडे और सैटरडे की ट्रेडिंग के कारण हम नेक्स्ट डे बेच नहीं सकते थे, नेक्स्ट डे नहीं बेच सकते थे। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमें मंडे को बेचना पड़ा। और इस बीच में एक न्यूज आ गई जिसके कारण मोदी जी ने वहां अनाउंस कर दिया कि सोलर पैनल वगैरह के लिए कुछ फायदा देंगे और कुछ 1 करोड़ सोलर पैनल लगाने हैं, जिसके कारण ये सीधा जो 77 चलता था, जो हमें 4-5% मिलना था, उसकी जगह 72 रुपए वाला 83 से 85 के बीच में खुला। और हाँ, मैं फिर बता रहा हूं आपको, 81 रुपए 95 पैसे में मैंने बेचा है। उस दिन मैं सोच रहा था कि 85 से थोड़ा सा जैसे टूटने लगा, वहां मैंने 15 मिनट के अंदर अंदर भेज दिया 82 रुपए के आसपास। अब आप सोचिए कि यदि मैं सोचता कि 82 में नहीं बेचूं तो क्या होता मेरा हाल। 72-75 तो उसी दिन आ गया था। तो इससे बेटर क्या था, मैंने 15 मिनट बेच दिया। लेकिन कुछ केसेस में क्या होगा, यदि ये हमें गैप नहीं मिलता तो शायद मैं 4-5% वाले 77 के आसपास पहले दिन ही 15 मिनट बिक जाता, तो वो भी अच्छा था ना। तो ये तो लकी हो आप लोग कि आपको 82 में बिक गया 72 का माल, 15% का रिटर्न मिल गया। आप बताइए इतना अच्छा रिटर्न और मिलता कहाँ है। पर ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी तो पड़ती है। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए, क्या ऑफर फॉर सेल को आपने कभी इस तरह से काम करने का सोचा है? क्या कभी किसी ने आपको बताया है? क्या कभी किसी ने आपको ये बताया है या किसी YouTube पे आपसे बात हुई है कि ऑफर फॉर सेल में इस तरह से हम पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं? और हम इतना क्लैरिटी के साथ में कि मुझे वो बेचना कब है, ये भी क्लैरिटी है कि मुझे कब बेचना है और कब लेना है, ये भी मुझे क्लैरिटी है। इतना क्लैरिटी के साथ में, ठीक है आप कहोगे मैं लॉन्ग टर्म के लिए, अरे लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। आप 5000 स्टॉक में से कुछ भी ले सकते हो, आपको सिर्फ एनएचपीसी क्यों लेना है। लेकिन हमारा काम क्लियर है कि हमें आईपीओ इन्वेस्टर की तरह ऑफर फॉर सेल में अप्लाई करना है और अलॉटमेंट 15 मिनट में बेचना है, दैट्स ऑल। अब यदि कभी आपके पास ऑफर फॉर सेल का कोई अलॉटमेंट नुकसान में भी बिक रहा हो तो भी 15 मिनट में बेचना है। और यदि उसके बाद में फिर आपका नुकसान सपोज 3-4% का होगा पहले 15 मिनट में, उससे ज्यादा नुकसान हो गया, 20% नुकसान हो गया कि सर आपने फंसा दिया, अरे मैंने किसी ने नहीं फंसाया, मेरा तो काम है कि पहले 15 मिनट में बेचना, 3-4% का नुकसान होगा, बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो फायदा भी तो होगा। कई बार ऐसा भी आ गया कि 15% मिल गए। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं कि मुझे 15 मिले या 5 मिले, इंपॉर्टेंट चीज है रूल को फॉलो करना। तो ये ऑफर फॉर सेल का रूल हो गया। तीसरा आता है बल्क डील। बल्क डील में क्या होता है कि सुबह सुबह स्टॉक एक्सचेंज में 9:15 पे ट्रांजेक्शन होता है। वो बल्क डील 2, 5, 7, 10% डिस्काउंट पे भी हो सकता है। सपोज 7-8% नीचे बल्क डील का प्रोबेबल रेट हमारे सामने है और उस रेट पे हमने ले लिया। अब मेरा वहां पे रूल क्या है, यदि मैं उस समय बड़ी क्वांटिटी लेता हूं जो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए पर्पज से, नेक्स्ट डे का मेरा कोई व्यू नहीं है, तो उसको बड़ी क्वांटिटी को लेकर उसको होल्ड करता हूं कब तक के लिए, जब तक कि वो स्टॉक वी वेब से ऊपर चल रहा होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज से ऊपर चल रहा होता है। सपोज 107-8 रुपए भाव चल रहा है और बल्क डील में 100 रुपए फ्लोर प्राइस होती है या 100 रुपए पे ट्रांजेक्शन है, हमने 100 रुपए 5 पैसे 10 पैसे 15 पैसे में डाल के लिया। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि एक्चुअली बल्क डील क्या भाव में हुई,
वो बल्क डील हो सकता है 102 में हो, तो मैं 102 में लेने की कोशिश करता हूं। सपोज वो 102 में मेरे पास आ गया, तो हम देखते हैं कि क्या बल्क डील होने के बाद में ये वी वेव से ऊपर चल रहा है, यानी कि जो लेने वाला इन्वेस्टर है वो बड़ा और स्ट्रॉन्ग हैंड है, क्या वो मजबूत रखना चाह रहा है, क्या वो इसको ये एक बल्क डील का फायदा उठाने के लिए लिया है, या फिर वो कमजोर है, बायर सेलर स्ट्रॉन्ग था। ये हमें पता लगता है कि वो वेटेड एवरेज से ऊपर ट्रेड हो रहा है या नीचे ट्रेड हो रहा है। यदि ऊपर ट्रेड हो रहा है तो मैं उसको होल्ड करता हूं और मेरा उसमें टारगेट 2 से 5% का कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि वी वेव से नीचे चला गया और ठीक ठाक 2, 5, 7 मिनट भी यदि वो ट्रेड कर गया तो उस समय एग्जिट लॉस में भी कर जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये मेरा क्लियर कट रूल है वी वेव का रूल और ऑफर फॉर सेल में बाई ट्रांजेक्शन करने का। अब बात करते हैं चौथा होता है स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग या 3 वीक टू 10 वीक का टाइम होराइजन के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की मैं अभी कोई बात नहीं कर रहा हूं, मेरा हमेशा एक ही रूल होता है 3 वीक टू 10 वीक के लिए काम करता हूं। इसी टाइम होराइजन के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता हूं और वो 10 वीक से ज्यादा कोई रहता है तो वही रहता है जो मेरे पास विनर होगा। मेरे पास लूजर यदि होगा तो वो मेरा 10 हफ्ते तक तो बाहर निकल जाता है किसी न किसी रूल को फॉलो करते हुए। तो 3 वीक टू 10 वीक के लिए ही मैं काम करता हूं और जनरली यदि छोटी ट्रेडिंग हो तो 1 वीक टू 3 वीक के लिए भी काम किया जा सकता है। पर 1 वीक ओवरऑल में 1 वीक से लेकर 10 वीक के लिए काम करता हूं। इंट्राडे का मेरा कोई रूल नहीं होता है, इंट्राडे का मैं ट्रेडिंग करने की कोशिश नहीं करता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ ऑफर फॉर सेल के लिए ही ट्रेडिंग की जाती है। आप कहेंगे बहुत सारे रूल बता दिए, कंफ्यूज कर दिया। ये कंफ्यूजन नहीं है, पॉइंट वाइज में आपसे बात कर रहा हूं कि हमें यदि इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसा मैंने कहा सबसे इजी है स्टॉक बाई करना, उससे भी इजी है थोड़े से प्रॉफिट में बेच पाना, और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है कि लॉस में बेचना। ज्यादातर इन्वेस्टर के पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम उनका पोर्टफोलियो चेक करते हैं उनके पास विनर्स नहीं होते, लूजर्स ही होते हैं। और वो अक्सर ये बात कहते हैं कि जो मैं बेचता हूं वो बढ़ जाता है, जो लेता हूं वो टूट जाता है। ऐसा नहीं होता है, वो अच्छा और बुरा सब लेते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट बुक हो जाता है उसको बेच के बाहर निकल जाता है, और जिसमें प्रॉफिट बुक नहीं होता है वो होल्ड करता है इस होप में कि मेरा भाव आएगा। यही हो गया होप। फियर क्या है कि 100 वाला 110 हो गया तो उसको फियर है कि यार वापस 100 नहीं आ जाए, तो वो फियर हो गया। प्रॉब्लम इज वी होप व्हेन वी शुड फियर एंड वी फियर व्हेन वी शुड होप। हमें होप कहां करनी चाहिए, जब वो 100 वाला 120 हो जाए तो हमें होप करना चाहिए शायद ये और तेज जाएगा। और जब फियर कब करना चाहिए, जब ये 100 वाला 90 आ जाए तो हमें सोचना चाहिए कहीं यार ये मेरा लूजर तो नहीं है, इसको एग्जिट करो। एक बात रूल ध्यान लें, यू शुड नेवर हैव लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इन योर बुक्स। कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपके बुक्स में नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी स्टॉक जो आपके पास लूजर हो वो लॉन्ग टर्म में आपके पास होल्ड में ही रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ विनर्स आप रख सकते हो। इसका मतलब ये क्लियर कट हो गया। यदि आप लॉन्ग टर्म लूजर नहीं रखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसका रूल क्या है, रूल क्लियर कट है कि यदि आपका स्टॉक आपके परचेज प्राइस से 8-10% डाउन है, देयर इज नो सेकंड थिंग, आप एग्जिट कर लीजिए। यही मैं करता हूं, मेरा क्लियर रूल है। यदि 8-10% डाउन हो गया तो इसका मतलब नो सेकंड तो मैं ये भी बाद में देखूंगा कि क्यों डाउन है, पहले बेचूंगा बाद में देखूंगा कि रूल क्या है, कि क्यों मंदा हुआ है। इट डजंट मैटर कि वो कितना अच्छा था। तो ये तो हो गया मेन बोर्ड में। अब एसएमई में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है तो वहां पे मैं 8-10% का रूल तो रोजाना ही कर जाएगा। 8-10%, एक बात ध्यान रखना, 8-10% आपके परचेस प्राइस से है, न कि टॉप से। क्योंकि आप जब राइट स्टॉक को राइट टाइम पे बाय करेंगे ना तो रेयरली ऐसा होगा कि 10 में से 2 या 3 टाइम ही ऐसा होगा कि वो 8-10% डाउन जाएगा, लेकिन 7 टाइम ऐसा होगा कि वो ऊपर जाएगा। लेकिन एसएमई के केस में क्या होगा, 8-10% तो कभी भी जॉबिंग डिफरेंस ही 2-4% का हो जाता है। तो वहां मेरा रूल होता है 20 से 25% का। यदि 20-25% डाउन हो जाए मेरे परचेस प्राइस से तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मेरे सिलेक्शन में गड़बड़ है, तो उसको मैं एग्जिट कर जाता हूं। तो क्लियर कट क्या हुआ कि मेन बोर्ड में 8 से 10% और एसएमई में 20 से 25%। आप में से कई लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं मोती सन्स में क्या करूं, मेरे पास 250 का लिया हुआ है, मेरे पास आरबीजेड 250 का लिया हुआ है, मैं क्या करूं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि मैं एडा में क्या करूं। रीजन, हम बुलिश तो तीनों में थे, मोती सन्स और आरबीजेड 100 रुपए से बुलिश चल रहे हैं, 200 हो गया, 185 के बाद में मैं लगभग लगता था मुझे कि यार बहुत हो गया, उसके बाद भी 250 गया। कुछ हिस्सा आपने कहीं भी बेचा होगा, लेकिन उसके बाद में यदि आप 250 में लेके फिर मुझसे आज पूछेंगे कि मैं क्या करूं, भैया मुझे क्या पता क्या करूं यार। रूल नंबर 1 10%, 250 में लिया 225 एग्जिट, कितना भी अच्छा हो कुछ भी हो। रूल नंबर 2 कि जब हम 110 से तेजी में हैं उसके बाद में भी आप कहीं प्रॉफिट बुक करके ऊपर चढ़ रहे हैं बार, तो ये मुझे नहीं बताएंगे कि मैंने 100 में लेके 125 में बेचा, 140 में लेके 160 में बेच दिया, 170 में लेके 190 में बेच दिया, और 190 में बेचने के बाद में 250 में दोबारा ले लिया। तो ये सब प्रॉफिट भी तो आपका ही है। यदि आप 250 में ले गए तो आपका रूल नंबर 1, हो सकता है आपने सही किया हो गलत किया हो मुझे नहीं पता, 190 के बाद में भी मैं बुलिश नहीं था, लेकिन
वो 250 गया ना, आपने गलत तो नहीं किया 190 में लेके। तो ऐसे में आपके पास एक क्लियर होना चाहिए कि मैंने लेकिन 250 वाले ने भी गलती नहीं की थी, 300 हो जाता तो, लेकिन वो 300 नहीं हुआ, 300 नहीं हुआ तो उसने उसकी गलती मानी जाएगी, पर वो गलती है तो 10% नुकसान लेवे बाहर आ जावे, देखेंगे बाद में क्या होगा। तो इसका रूल ये क्लियर कट होता है। इडा 102, 3, 5, 7 रुपए से बुलिश चल रहे हैं, अच्छे घरों में माल है, आरबीजेड अच्छे घरों में है। इडा लिस्टिंग के टाइम पर ही, लिस्टिंग वाले दिन ही मैंने खुद अपना अलॉटमेंट 15 मिनट में बेचा, लेकिन उसी दिन उसने अपना सिग्नल दे दिया कि ये कमजोर रहने वाला नहीं है। बुलिश हुए, दूसरे अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिया, उसके बाद में आज पड़ा है मेरे पास। यदि पड़ा है तो आप बताइए ना कि क्या गलत किया। लेकिन अब यदि ये 200 रुपए जाके 140 रुपए आ जाएगा तो आप कहोगे अब मैं क्या करूं, अभी कोई नहीं पूछ रहा मुझसे कि क्या करूं। तो सर रूल क्लियर है, आप कब लेते हैं कब बेचते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है कि आप यदि लॉस में हैं तो आप कब बेचते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि लॉस में है तो आपके पास कोई भी स्टॉक 10% से ज्यादा अपने परचेज भाव से नीचे नहीं होना चाहिए। यदि है तो मेरा तो एक ही क्लियर टेक है, यदि आपका स्टॉक 10% टूट गया तो आप एग्जिट, दैट्स ऑल। फिर मुझसे पूछने की जरूरत नहीं क्या करना है, मेरा क्लियर थॉट है। आपने क्या भाव लिया, 200 रुपए, भाव क्या है 179, एग्जिट, दैट्स ऑल। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, मुझसे पूछोगे तो यही रिप्लाई निकलने वाला है कि एग्जिट एग्जिट एग्जिट, दैट्स ऑल। अब उसके बाद में वो 250 हो जाए, सर आपने तो एग्जिट करा दिया, अरे सर मैंने एग्जिट नहीं किया, मेरे रूल ने मुझे एग्जिट कराया है। तो इस समय ये क्लियर रखिए कि आपको कब एग्जिट करना है, ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तेजी में आप एग्जिट नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, आपने 190 में मैंने कहा कि प्रॉफिट बुक कर लूंगा, लेकिन उसके बाद भी 250 हो गया, आपने नहीं किया प्रॉफिट। आप इंटेलिजेंट थे, नहीं किया, मैं शायद कम इंटेलिजेंट था, मैंने कर लिया होगा। लेकिन 250 रुपए में होने के बाद में भी यदि आप कहेंगे मुझे कि मैं और इंटेलिजेंट हूं, हो सकता है आप और इंटेलिजेंट होते, 300 हो जाता, डेफिनेटली आप और इंटेलिजेंट होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एग्जिट नहीं करना है। कहीं ना कहीं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो लगाओगे आप, कहीं ना कहीं तो एग्जिट करोगे। और यदि आपने नीचे का ही लिया हुआ है तो 190 भी है तो क्या बुराई है, हमने भी तो 190 में बेचा है। तो इसलिए बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे लगता है कि यार क्लैरिटी देनी जरूरी है आपको, मैं क्या कर रहा हूं। कहीं ऐसा नहीं है कि मुझे हमेशा प्रॉफिट होता है, जी में मुझे भी लॉस हुआ है। जी की बात कर लेते हैं, हमने 240 रुपए पैनिक बॉटम में बांध लिया, 280-90 हो गया, फिर दोबारा 250 में लिया, फिर 80-90 हो गया, 60 लिया, 80-90 हो गया, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं आई थी कि क्या हो रहा है। तो हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कब पैनिक आए और हम बाई करें, क्योंकि पैनिक में बाई करने के बाद में, खराब न्यूज पे बाई करने के बाद में इससे कोई नुकसान नहीं था, तो वही हमने किया। अब यदि कल 162 या 167-68 के आसपास यदि हमने बाई किया तो बताइए ना क्या नुकसान हुआ। तो ये आपको इमीडिएट 170 मिल गया, 160 मुझे ध्यान है 162 से 163 के आसपास की बात है। आपका स्टॉक 10% टूटा भी नहीं है, अब आप क्यों बेचेंगे, 16 रुपए टूटा नहीं है, 152 रुपए आ गए। आपका कहां हुआ, कहां टूटा आपका, नया आपका स्टॉक टूटा, आज आप 161-168 पे पड़े हैं। हो सकता है किसी दिन भी अच्छी न्यूज आए, अपर सर्किट लग जाएगा 10% का इमीडिएट, फिर क्या करेंगे। तो सर हमें प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि ये स्टॉक, क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो वर्ल्ड में कई लोग यूज करते हैं मर्जर एक्विजिशन के केस में, और इसमें बड़ा पैसा कमाते हैं। हम भी वो मर्जर एक्विजिशन की तरह से हम काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क ज्यादा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है। यदि आपके स्टमक स्ट्रांग नहीं है तो आप इसमें मत करिए, अदरवाइज काम करते हैं तो ध्यान रखिए स्टॉप लॉस तो रखना ही रखना है, और साथ में बैड न्यूज पे बाई करके गुड न्यूज पे बेचना है। उस समय आपको लगेगा कि अब तो गुड न्यूज क्लियर है, बढ़िया हो जाएगा। क्लियर उसी दिन होगी जिस दिन ये काम हो जाएगा और 350 में आपको शेयर मिलेगा, उस दिन बात क्लियर होगी, और उस दिन 350 का लिया हुआ भी नुकसान नहीं देगा। आज का लिया हुआ 200 रुपए का भी नुकसान दे सकता है, या आपका गेस्टेशन पीरियड बढ़ सकता है, लेकिन 160-70 वैल्यूएशन वाइज ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन पे शेयर कितने टाइम तक पड़ा रहेगा आपको पता थोड़ी है। आप पॉलीकैब का एग्जांपल ले लीजिए, पॉलीकैब जिस भाव में चल रहा था, खराब लग रहा था क्या, कोई खराब नहीं लग रहा था, बिल्कुल अच्छा था, फंडामेंटल स्टॉक है, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन एक न्यूज आई वो टूटा, उसके बाद में फॉलो ऑन न्यूज आई, उसमें पैनिक बना, पैनिक में 4000 के नीचे हमने क्लियर कट बाई किया है, 1-2-3 दिन में 4400 रुपए हो गया। 10% रिटर्न किसे कहते हैं आप, जरा सोचिए, कंपनी भाग के जा रही थी क्या। हो सकता है आप मेरे रिएक्शन से सहमत नहीं हो, मत करो काम, कोई जरूरी थोड़ी है कि जो चीज मुझे जम गई है वो आपको भी जमे। इसमें एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि आपको अंदर से कन्विक्शन होना चाहिए, सिर्फ मेरे कंफर्मेशन से काम नहीं चलता है। आपको अंदर से यदि कन्विक्शन होगा तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। जब मुझे कन्विक्शन था कि यार पहले दिन के फॉल में मेरे को कन्विक्शन नहीं था कि वो वैल्यूएशन ऐसी नहीं थी कि मैं पॉलीकैब में काम करूं, लेकिन दूसरे सेकंड फॉल में जब 1-2 सर्किट लग के जब वो भाव आया तो मैंने कहा यार ये तो वो भाव बन गए जो मतलब नॉर्मल पी रेशियो आ गया, 1000 करोड़ का तो टोटल इशू था,
तो ऐसे में हमने कॉल लेने की कोशिश की, कॉल लिया, ठीक हुआ, बात ठीक है। पुट भी बेच दिया होता तो 4000 का 250 रुपये में पुट बेचा है, 3,750 रुपये का पॉलीकैब हमारे घर में पड़ा है। तो ऐसे में मेरी रिस्क क्या थी? जो स्टॉक पहले ही 30-40% टूट चुका है, रिस्क क्या थी? वो मेरा कॉल था। हो सकता है रिस्क होती तो मुझे 10% नीचे बेचना पड़ता, क्या करते? बेच देते 10% नीचे। मेरा मैक्सिमम रिस्क क्या थी? 10%। वही मैंने करना था। जी में 162 में क्या था? मेरी मैक्सिमम रिस्क क्या थी? 10%। 240 में जब पहली बार हमने पैनिक में लिया तो क्या रिस्क थी? 25 रुपए की रिस्क थी। तो वही तो रिस्क थी ना। तो वो रिस्क यदि हम मान के चल रहे हैं तो काम किया तो कर लिया। हो सकता है 10 में से 3 में आप फेल भी हो जाए तो 10% आपका स्टॉप लॉस तैयार पड़ा है ना, घबराने की कहां जरूरत है। लेकिन मुझसे कोई नहीं पूछता है कि सर वो जिंदल 100 430 में लिया है, क्या करूं? भैया वो 530 रुपए हो गया विद इन नो टाइम, और 480 की 90 के आसपास मैंने कह दिया था 535 रुपए मेरा टारगेट है, और 535 37 38 40 रुपए के आसपास कहीं गया होगा, हमने बेच लिया। और मैंने आपको भी इन्फॉर्म किया, आपने भी बेच लिया होगा। बेचा नहीं बेचा आप जानो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था? वो आपकी इच्छा है, वो डजंट मैटर कि हो सकता था वहां से भी 600 हो जाता, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था? मैंने मेरा टारगेट लिया, वहां भेज दिया। उसके बाद में बढ़ घट रहा है, रोजाना फ्लक्चुएशन हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद में हमने क्या लिया? जुआरी 240 का 280 तो अभी चल रहा है, 80 से टूट के 65 आ गया, मैं क्या करूं? अरे मैं क्या करूं क्या यार, 60 का 40 का लिया हुआ माल है, 65 चल रहा है, क्या करना है? इच्छा हो जो करो। लेकिन आपकी इच्छा है, आप कहां तक रखते हैं? मैं तो अभी रख रहा हूं, मेरा टारगेट 100 रुपए का है, 80-90 100 रुपए मिलना चाहिए। मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो 10% स्टॉप लॉस तो पड़ाइए, कर लेंगे यूज। पर कोई ये नहीं पूछता है कि जो शेयर बढ़ गया कि अब मैं क्या करूं, इड़ा में क्या करूं, क्योंकि आज टॉप पे चल रहा है, कुछ नहीं करूं। लेकिन टॉप से 10% टूट जाएगा तो मुझसे पूछेंगे क्या करूं? जरा सोचिए। इसीलिए ये रूल्स बहुत जरूरी है, और मेरे रूल्स जो है वो यदि आपके पास क्लियर होंगे तो आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। काका एसएमई आईपीओ की बात कर ले, 200 रुपए में काका लिया, 200 रुपए का 180-85 आ गया। अब बताइए क्या करूं? 4 दिन नहीं चला, क्या करूं? अब ले लो 240 रुपए हो गया, बताओ क्या करोगे? अब कोई नहीं पूछेगा क्या करूं काका का। अब वो ये पूछेंगे सीआरएम में क्या करूं? भाई 110 में लिया था, 104 रुपए चल रहा है, क्या करोगे सीआरएम में? 20% का स्टॉप लॉस है, एसएमई है इसलिए 20% का स्टॉप लॉस है, 90 आएगा तो बेच देंगे, और नहीं तो फिर देखेंगे क्या होगा, देख लेंगे। कोई जरूरी थोड़ी है लेते ही टूट बढ़ जाएगा मेरे शेयर, मेरे लेते ही यदि शेयर नहीं बढ़ रहा तो बहुत अच्छी बात है, हमें 2-4 दिन और मिल रहा है लेने के लिए, 2-4 दिन में पैसे फ्री हो जाएंगे तो और कुछ ले लेंगे। लेकिन 5 रुपए टूट जाए तो हाई तो वो मच जाती। तो सर यदि 5 रुपए टूटने से यदि आप काम नहीं कर सकते, यदि हम काम नहीं कर सकते तो बेटर है कि हम आईपीओ इन्वेस्टर बन जाए, ज्यादा बढ़िया वही है, इस तरह से काम न करें। कुल मिला के बात ऐसी हो गई कि हम एसएमई स्टॉक्स में 20 से 25% का और नॉर्मल स्टॉक्स में 8 से 10% का स्टॉप लॉस रखते हैं, इसके बाद में कोई भी नहीं रखते हैं। दूसरा, हमारे बुक्स में कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस वाला स्टॉक नहीं होना चाहिए। हमारे पोर्टफोलियो में विनर ही देखना चाहिए कि परचेज भाव ये है और इससे बड़ा हुआ भाव ये जो है, अदरवाइज 10% से नीचे कोई स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये एक रूल ही जो मैं फॉलो कर रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि ये रूल ही मुझे सुकून देता है, टेंशन फ्री रखता है, चाहे मैं कितना ही रिस्की आइटम क्यों ना ले लूँ, ये एक रूल मुझे हमेशा बचा के रखता है। 5वां पॉइंट, बाईबैक। हम बाईबैक में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे एक शेयर टीसीएस की गणित किसको पता थी? किसने आपको ये सोच के बताया कि यार एक शेयर में भी ऐसे कमाया जा सकता है? लेकिन हमने बात की, क्यों? एक्सपीरियंस था, जाता था। आपके पास लेटर नहीं आया तो आपने क्या कहा? सर मेरे पास तो लेटर ही नहीं आया, अब मेरा क्या होगा, मैंने तो ले लिए। अरे यार घबराओ मत, स्ट्रेटेजी है तो श्योर शॉट स्ट्रेटेजी है, तभी तो बात कर रहे हैं ना। फिर भी नहीं आएगा, यदि बाईबैक नहीं होता तो क्या होगा? नहीं होता तो नहीं होता, काम कर रहे हैं। बजाज ऑटो में क्या है, हम कह रहे हैं कि 3 में से 2 के चले जाएंगे, जरूरी नहीं है सबके जाएं, तो इसमें घबराने की क्या बात है? आपको काम करना हो करो। आज कोई लोग आज ही 7500 में लेके बैठ जाएं कि बाईबैक में जा रहा है और बाद में टूट के 7000 आ जाए, तो मैं क्या करूं? भाई जिस दिन बुक क्लोज डिक्लेयर होगी, रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर होगी, उससे 2-3 दिन पहले काम करेंगे यदि हम आईपीओ इन्वेस्टर हैं तो। और वरना तेजी मंदी के लिए आप कुछ भी कर लो, आपने 7500 में लिया, 8500 हो जाएगा तो फायदा हो जाएगा, 6500 हो जाएगा नुकसान हो जाएगा। ये नुकसान आईपीओ का नुकसान नहीं है, ये आपके जल्दी लेने या न बेचने 15 मिनट वाले रूल में नहीं है। तो हम तो रूल ऑफ 5 यूज करेंगे, जिस दिन की रिकॉर्ड ऑर्डर होगी उससे 5 दिन पहले तक हम कभी भी ले सकते हैं। वो 5 दिन हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें कब लेना है, बस यही रूल है। चंबल फर्टिलाइजर 380 में लिया, 450 का बाईबैक है, 8% का हमारा कैलकुलेशन थी, उसी के आसपास कोई ये आ गया बाईबैक का ऑफर भी, लेकिन बीच में टूट गया क्योंकि बाजार खराब हो गया। आज क्या हुआ? वापस वही 380 आ गए, बेच लो ना आप, वापस मत करो काम। कोई जरूरी है काम करना? भाई मेरे पास तो, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि मैंने मेरा
20-25% माल रोक कर जो बाईबैक में चला जाएगा, फ्यूचर में बेच दिया है। अब ये टूटे या बढ़े मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं है, मैंने 80 में लिया, 83 में फ्यूचर में बेच रखा है, बात खत्म। किस कैलकुलेशन करके बेच दिया। आपने कहा क्यों बेचा, कैसे बेचा? सर फ्यूचर में बेचना आप भी जानते हो कैसे बेच सकते हैं। यदि आपके 10 आईपीओ है तो 10 नाम से एप्लीकेशन लगा रहे हैं, 2 अलॉटमेंट 2 लोट हमने बेच दिए, बस। अब मुझे कल 50 में भी नहीं लिया, इससे पहले भी 60 आ गया था, मैंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मैं ले सकता था। फिर आप कहोगे 60 में लेते 80 में बेच देते, फिर 50 में लेते 80 में बेच देते। ऐसा नहीं होता है। मैंने लिया है कि वो मेरे 80% मैंने बेच दिया, 20-25% बाईबैक में चले जाएंगे, थोड़े बहुत 2-5% शेयर प्लस रह जाएंगे, वो देख लेंगे, उसमें जो भाव होगा बेच देंगे। तो ये हमारा क्लियर है कि जब भी बाईबैक में काम करेंगे तो मोस्टली हम उतना ही काम करेंगे कि जितना हम अपने अकाउंट में रख सकते हैं, पोजीशन रख सकते हैं। अब यदि शेयर बुलिश रहेगा तो हम हो सकता है कि हम उसको होल्ड कर लें और फ्यूचर में नहीं बेचें। यदि कैश का होगा तो फ्यूचर में बेच ही नहीं सकते, एक शेयर लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह से आईपीओ का यदि हम काम करते हैं तो मैं सिर्फ ये क्लियर कट ये करता हूँ। तो यदि हम बाईबैक का काम करते हैं तो क्लियर कट हमें इन्वेस्टमेंट कुछ 10-15-20 दिन के लिए रखना पड़ता है, उसमें हमारा 2-3-4% का हमारा टारगेट हो सकता है और वही हम काम करने की कोशिश करते हैं। इससे ज्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। यदि आपको लगता है 2-3% का, मैं तो मत करिए। अब जैसे चंबल थोड़ा टूट गया, घबरा रहे हैं, अब घबरा रहे हैं तो काम ही मत करो ना, फिर क्यों करते हो काम? यदि आप चंबल के थोड़ा सा टूटने से 2-4% टूटने से घबरा जाओगे तो सही 7-10 में से 7 ही सक्सेसफुल मिलेंगे, 2-3 में तो पैसे लगेंगे। वो देख लो आप। वो ठीक है, मैंने बेच दिया तो बेच दिया। बेचने के बाद में यदि 400 हो जाता तो क्या करता मैं? तो भी मेरा तो 380 में बिका हुआ था, 360 रह गया तो भी 380 में बिका हुआ है, तो मेरे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा दिमाग क्लियर है कि मैंने वापस यदि ये 300 भी आ जाएगा तो भी मुझे कवर नहीं करना है। मुझे तो जब कंपनी शेयर बाईबैक करके बचे हुए शेयर रिलीज कर देगी उस दिन मैं शेयर बाजार में शेयर बेचूंगा, फ्यूचर को कवर कर लूंगा। मेरा चंबल का बाईबैक का ये बिल्कुल फाइल खत्म होके बंद हो जाएगी, पैक हो जाएगी, दैट्स ऑल। ये क्लियर है। तो ये पांचों का मैंने आपको बताया। नंबर 1 आईपीओ का रूल्स क्या है, रूल ऑफ 5 एंड रूल ऑफ 15। ऑफर फॉर सेल का रूल ऑफ 15 मिनट, बल्क डील का वीवेप, स्विंग ट्रेडिंग या एसएमई का 10% या 20% जैसा भी केस हो, बाईबैक का 5 दिन पहले ही बाई करूंगा, रिकॉर्ड डेट से ऐसा नहीं है, बहुत दिन पहले बाई करूंगा। और उस पर यदि तेजी मंदी मुझे करनी होगी तो मैं कॉल ले लूंगा कि मुझे फ्यूचर में बेचना है या नहीं बेचना है। जो चीज फ्यूचर में नहीं है वो मैं नहीं बेचता हूं, वो काम बेच ही नहीं सकते उसमें। तो यदि आगे बुलिश लगता है तभी उस बाईबैक में हम काम करेंगे, और नहीं लगता है तो नहीं करेंगे। जैसे आप धामपुर शुगर में आप में कई लोगों ने पूछा, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि मेरा ऐसा कोई व्यू नहीं था कि मैं क्या काम करूं उसमें। यदि बचे हुए शेयर्स भाव के भाव नहीं बिकेंगे जिस भाव हम खरीद रहे हैं तो इसमें प्रॉफिट नहीं आएगा। तो हमें ये कॉल लेना पड़ता है, क्या मैं इसको उसी भाव में बेच सकता हूं जिस भाव में आप ले रहा हूं। यदि ये कॉल सही होगी तो हम फायदा हो जाएगा, यदि हमारी ये कॉल गलत होगी तो नुकसान हो जाएगा। तो ये पांचों तरह की स्ट्रेटजी में मेरा क्या रूल है मैंने आपके साथ शेयर किया। यदि आप ये वॉलेटिलिटी नहीं देख सकते हैं तो मेरा एक ही काम है, आप आईपीओ लगाइए, मैक्सिमम फैमिली मेंबर के नाम से लगाइए, डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसमें हम सारी अपडेट सबसे पहले डाल देते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आईपीओ यदि आपको लगता है कि बाजार बहुत बढ़ गया है, क्या करूं, तो आपके लिए सबसे इजी तरीका है प्रॉफिट बुक करें और आईपीओ में पैसा बढ़ा दें, मल्टीपल लोट लगाने लग जाएं, एसएमई में बड़ी एप्लीकेशन लगाएं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ा दें, किसी भी तरह वहां पैसा बढ़ा लें। जितना आपको शेयर बाजार में मिल रहा है उतना हम कोई मुकेश अंबानी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, कहाँ लगाएंगे। हमारे लिए तो बहुत ईजी है पैसा लगाना, हम छोटे मोटे आदमी हैं, हमारे लिए इतना पैसा नहीं है कि हम ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम की सामना करना पड़े। तो इसलिए यदि आपको बाजार से डर लगता है, कभी ना कभी तो बाजार में ये क्रैक होगा, उस समय यदि आप घबरा रहे हैं तो अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, आईपीओ इन्वेस्टर बन जाएं। आप एक बात ध्यान रखें, आईपीओ इन्वेस्टर बनेंगे तो आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि पहले तो 5 में से 1 अलॉटमेंट, 10 में से 1 अलॉटमेंट आएगा, वो अलॉटमेंट फायदे में बिक जाएगा तो बहुत अच्छा है। बाय द वे फायदे में नहीं बिका तो 10 एप्लीकेशन में से 1 अलॉटमेंट यदि आपके पास आता है और वो नुकसान में बेचता है तो कितना सा नुकसान लेके जाएगा आपका। तो इसलिए वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ नुकसान आपके बहुत कम है, यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ नुकसान कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए यदि आप पैसा फ्री कर सकें, अभी से लेकर मार्च तक आईपीओ भी खूब आएंगे
और साथ ही साथ ऑफर फॉर सेल गवर्नमेंट के जैसे एनएचपीसी आया है वैसा बहुत आने वाले हैं, तो इसमें हमारा पैसे बनाने की बहुत अपॉर्चुनिटी होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। यदि मैंने कुछ ज़्यादा एग्रेशन में बात बोल दी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हाँ एक बात ध्यान है, ये वो सारे रूल हैं जो मैंने आपको बताया, जो मैं फॉलो करता हूँ। और ये बताने का एक ही रूल है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो मुझे बड़े अजीब अजीब के क्वेश्चन मिलते हैं, तो मुझे लगा कि शायद आपको क्लैरिटी नहीं है इसलिए आप बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बेटर है एक बार क्लैरिटी दे दूँ। मेरा माइंडसेट क्या है मैंने आपसे शेयर कर लिया है। ये वीडियो सेव करके रखिएगा, जिससे आपको हमेशा ध्यान रखें आपको मुझसे क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, आपका सारे क्वेश्चन के आंसर इसी में है। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।